नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो परीक्षा में आने योग्य है। अर्थात 27 मार्च के एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रत्येक चैप्टर वाइज हम मैराथन क्लासों के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी चैप्टर है उनके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अलग मिल जाएगा परीक्षा में, सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से मिलेगा। तो प्यारे साथियों, यकीन मानना जितने भी क्वेश्चन है उनको एक एक को मैं आपके दिमाग में इस तरह छाप दूंगा कि आप उनसे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आप टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल अब टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए वे इंपॉर्टेंट क्लासें जो आपको 100% परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो प्यारे साथियों, इन सभी मैराथन क्लासों को जरूर देख लेवे ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। तो प्यारे साथियों, हम हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और उनको हम हल करेंगे सभी को, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं हल भी कराऊंगा, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको रटने दूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम कम बचा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं वे आपको कम समय में अच्छे मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लासें प्रदान कर रहा हूँ, जिससे आप भी कह सकें कि मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ, मंजिलों से कह दो कि अभी रुका नहीं हूँ मैं। तो प्यारे साथियों, अब हम अपनी मंजिल की तरफ दौड़ चले हैं और हम जी जान से इतना प्रयास करेंगे कि इस बार तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स से लेके आएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट वीडियो को। और सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, उनको सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रही आपकी प्रश्नावली 1.1। और जिस प्यारे साथी के पास पुरानी बुक है वो भी देख लेना। जो पुरानी बुक है उसके अंदर जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है वो तो आपकी 1.1 हो गई है, और जो आपकी 1.3 है वो 1.2 बन गई है। सिर्फ इस बार प्रश्नावली 1.1 और 1.2 है और नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रश्नावली पर आने से पहले इसके इंपॉर्टेंट दो उदाहरण हैं उनको जान लेते हैं। दो कौन से इंपॉर्टेंट उदाहरण है, चलिए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पे दो उदाहरण दिया गया है। उदाहरण नंबर 6 दिया गया है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साथ में बताऊं उनके निशान भी आप लगाते जाना। इंपॉर्टेंट उदाहरण नंबर 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें कहा है कि 96 और 404 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो प्यारे साथियों, इसको हल करते हैं। चलिए, तो प्यारे साथियों, उदाहरण में दिया गया है कि 96 और 404 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा प्यारे साथियों। सबसे पहले इसने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के। इसका मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है प्यारे साथियों, वे संख्याएं जिनमें सिर्फ अपने आप का भाग जाता हो, ठीक है, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15 में तो 3 का भाग जा रहा है लेकिन 17, इस तरह चलती जाएगी, ठीक है, इस तरह चलती जाएगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 96 को लेते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और जो भी 96 और 404 को इस प्रकार लिख लेते हैं। सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
96 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब 96 को आपको इस तरह लिख लेना है। सबसे पहले इनमें से छोटी अभाज्य संख्या देखो जिनका इसमें भाग जा रहा है। आप कहोगे कि सर 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 का भाग दिया 48 आ गया। फिर वापस देखो 48 में किसका भाग जा रहा है, फिर आप कहोगे सर 2 का वापस जा रहा है, तो 2 का भाग दिया 24 आया। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक हम 2 का भाग देते रहेंगे, तब तक हम आगे वाली संख्या पर नहीं चलेंगे। वापस 2 का भाग दिया 12 आया, ठीक है। वापस 2 का भाग दो 6 आया, ठीक है। आई होप कि आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया होगा। अगर नहीं भी तो भी कोई बात नहीं, मैंने एक डिटेल से वीडियो डाली हुई है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, बिल्कुल आराम से सिखाया है, वहाँ पे देख लेना। वापस 2 का भाग दिया 2 तिया 6, और फिर देखो 3 में अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3। तो यहाँ से देखो ये वाली संख्या ये उसको यहाँ पे लिख लो, कितना है, 2 कितनी बार है, 5 बार है, 2 × 2 × 2, और 3 कितनी बार है, 1। तो क्या आ गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसी तरह हमको क्या करना है, 404 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या सम हो तो उसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है प्यारे साथियों। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 202 आ गया। फिर वापस इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें वापस किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अगर आपको ऐसे भाग नहीं देना आता है तो भाग करके देख लेना, 202 में 2 का भाग दोगे तो 101 आएगा। फिर वापस देखो 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 101 में अपने 101 का ही भाग जा सकता है। तो 101 एकम 101। तो देखिए 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, आप कहोगे कि 2 × 2 × 101 आ गया, ये आ गया ना। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है प्यारे साथियों। आगे हमें इसका अब HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे ऊंची से ऊंची वो संख्या जो कॉमन हो, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो। सबसे बड़ी संख्या तो 101 है लेकिन इसमें नहीं है। फिर उससे बड़ी संख्या 3 है लेकिन 3 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर आप क्या कहोगे कि सर 2 है, 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 क्या हो जाएगी, कॉमन। लेकिन आपने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2, तो 2 भी इसमें कितनी बार आएगा, 2। तो कहने का मतलब यहाँ से भी 2 की पावर 2 और यहाँ से भी 2 की पावर 2 कॉमन ले लो। 2 की पावर 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बार 2 आ रहा है और यहाँ पे भी। जो कॉमन हो हाईएस्ट होना चाहिए बड़े से बड़ा, और जो कॉमन हो यहाँ पे अगर 1 2 और आ जाता तो मैं 1 2 और उठा लेता यहाँ से। तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ये निकल के आ गया HCF, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमें LCM भी तो ज्ञात करना है। LCM कैसे ज्ञात करते हैं, LCM के लिए हम एक फार्मूला भी जानते हैं। वैसे तो LCM ज्ञात करने के लिए एक अलग तरीका भी है, लेकिन जैसे बुक में दिया गया उसी की डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। LCM कैसे ज्ञात करते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, दो संख्या n1 इंटू n2 के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए LCM इंटू HCF, अभी क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM को इधर ही लिखो। HCF क्या है, HCF तो ज्ञात नहीं करना, तो HCF को इधर भेज दो, मैं यहीं भेजता हूँ, ठीक है। HCF को इधर भेज दिया। अब आगे देखो n1 और n2 क्या है, n1 तो 96, n2 404 है, तो लिखो 96 इंटू 404 अपॉन में HCF कितना आया, HCF आया 4, और 4 का भाग इसमें दे दो, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 0 और 4 एकम 4, 101 आ गया। और यहाँ से देखो 101 को 96 से गुणा कर दो, 101 को 96 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 101 को 96 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 इंटू 96, 9,696, और यह इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना था, बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश की है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उदाहरण नंबर 1, ठीक है, इसको निशान लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है।
और उदाहरण नंबर 8 भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 की उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस बार हमें संख्या कितनी दी गई है, 6, 72 और 120। क्वेश्चन पहले की तरह ही है, लेकिन इस बार संख्या 3 दे दी, तो इसका थोड़ा तरीका भी चेंज करेंगे, देखना। तो नेक्स्ट उदाहरण क्या दिया गया है कि 6, 72 और 120 का HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हमें पता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले 6 का निकालते हैं। देखो पहले 6, 72 और 120 को मैं से लिख लेता हूँ। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 6 के ज्ञात करेंगे तो देखो 2 का भाग दिया, 2 तिये 6, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है। 2 के बाद भाग दिया, फिर हमें पता चला कि 3 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, फिर 3 में तो 3 का भाग दिया 1, तो क्या आ गया, 2 गुणा 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 72 का भी क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 का भाग दिया, क्योंकि देखो लास्ट में जब तक सम संख्या आएगी तब तक आपको 2 का भाग ही देना है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 निम 18। अब मुझे पता चला कि 9 तो विषम आ गया है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। फिर मैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, तो कितना आ गया, लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है प्यारे साथियों, इसी तरीके से हमें क्या ज्ञात करना है, 120 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 120 का ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 छिकी 12 0, फिर वापस 2 का भाग दिया 30, फिर वापस 2 का भाग दिया 15, फिर 15 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 3 पंजा 15, फिर वापस 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, गुणा 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, गुणा 5। इस तरीके से हमें एक एक करके तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेनी है। ठीक है, आई होप कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालने सीख चुके होंगे प्यारे साथियों। अगर नहीं भी तो भी नहीं डरना, क्योंकि आपको हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इस YouTube चैनल के साथ हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इनमें देखो सबसे हाईएस्ट संख्या कौन सी है, अब आप कहोगे सर 5 है, 5 है ना, तो 5 इसमें तो नहीं है, 5 नहीं इसमें है, फिर 5 से छोटा कौन सी है, 3, 3 इसमें तो है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, 3, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन उससे भी छोटा एक और है 2, जो तीनों में कॉमन है, 2 इंटू 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इंटू में 2 भी इसके साथ आ जाएगा। सबसे पहले हाईएस्ट से लेकर देखना है और फिर छोटे से छोटे पर आना है। सबसे पहले हमने देखा कि 5 तो नहीं है, फिर 3 देखा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लिया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि 2 इसमें भी है, तो जो हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन हो उनको उठा लो, फिर छोटे से छोटा उठाना है। ठीक है, तो चलिए क्या आ गया, 3 दूनी 6, HCF कितना आ गया, 6, और अब क्या ज्ञात करना है हमें, LCM भी ज्ञात करना है। तो अब प्यारे साथियों पीछे वाले में तो हमने फार्मूला लगा दिया कि LCM इंटू HCM इजिकल टू N1 इंटू N2 होता है, लेकिन अब क्या करें। तो प्यारे साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको घबराना नहीं है इस कंडीशन में, आपको क्या करना है, तो सबसे जो LCM अगर आपने तीनों को इस प्रकार ज्ञात कर लिया, LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा भी चलेगा, सबको काउंट कर लो, जो कॉमन आ रहा है उनको एक बार ही लिखना है और सबको लिख लो। सबसे पहले देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, इन तीनों में से क्या लूँगा, एक बार ही 2 लूँगा। ठीक है, फिर देखो 3 कितनी बार, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को भी एक बार लूँगा। देखो इसका तो काम हो गया ना, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, इसका ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, और इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, और इसको भी ले लिया। अब जो बाकी बच गए ना उनको लिख लो, 2 गुणा 2
2 गुणा 2 गुणा 3, फिर नीचे बच गया 2 गुणा 2 गुणा और 5। देखिए वापस प्यारे साथियों समझिए क्या किया मैंने। देखो जो कॉमन लिया है हमने, HCF लिया है, वो तो आएगा, लेकिन हमने एक बात देखो, 2 इसमें से HCF कैसे लिया, तीनों में 2 था तो 1 2 उठा लिया। ठीक है, क्या उठाया था, 1 2। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 ही उठाना है। इसी प्रकार 3 इसमें था, 3 इसमें था, 1 3 उठा गया। इन तीनों में से हमने 1 2 उठाया, तो इन तीनों का वापस का इनको एक ही बार 2 को काउंट करेंगे, ऐसे नहीं इनको 2 2 सारा सबको लिख लेंगे। इसी प्रकार 3 3 तीनों में लिखा, एक ही बार 3 को काउंट करेंगे अगर तीनों में कॉमन हो तो। एलसीएम का रूल है। और जो बाकी सब बच गए ना, चाहे कितने भी कॉमन हो, उन सबको लिख लो। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 7 दूनी 14, 72 दूनी 144, 144 दूनी 144 को 10 से गुणा कर दो, 144 को देखो। देखिए प्यारे साथियों, इस रूल से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले 2 × 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 एक बार है, 3 की पावर 1, 5 कितनी बार, 1 बार। इस तरीके से इसको पावर में लगा दो। एलसीएम का रूल कहता है कि सबसे अधिकतम घात क्या होती है, सबसे बड़ी बड़ी घातें है ना, उनको ले लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी इनमें से, आप कहोगे कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को उठा लो। फिर देखो 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 1 भी है, तो इन सब में से, इन तीनों में से बड़ी घात कौन सी है। अब आप कहोगे कि 3 की पावर 2 है, वो बड़ी है, तो 3 की पावर 2 उठा लो। फिर देखो 5 की पावर 1 इसमें ही है, इसमें नहीं है, तो इससे मतलब इन दोनों से बड़ी कौन सी है, ये 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को उठा लो। अब इसको हल करते हैं। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, × 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 × 5, 8 9 72, 72 को 5 से गुणा किया 360। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं कैसे किया। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले जो क्या करना है, छोटी सी छोटी घात को लेकर, घात बोल रहा हूं याद रखना, अंक तो बड़ा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन घात है छोटी से छोटी। छोटी घात कौन सी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 की पावर 1, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को उठा लो, अर्थात 3 दूनी 6। फिर एलसीएम कितना है, एलसीएम के लिए इनको पावर में बना लो। इनको पावर में बनाया तो सबसे अधिकतम घात है, जिस संख्या की सबसे अधिकतम घात है उसी को उठा लो। 2 तीनों में आ रहा था, लेकिन अधिकतम घात 2 की पावर 3 है, उठा लिया। 3 तीनों में आ रहा था, लेकिन 3 की अधिकतम घात 2 है, 2 को उठा लिया। 5 की पावर 1 अधिकतम है, तो उठा लिया। इनको गुणा किया तो 360 आ गया। इस तरीके से प्यारे साथी 2 इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से कर लेना। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक उदाहरण आने का बड़ा ही चांस रहता है, बड़ी संभावना है। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट अब चलती है एक्सरसाइज 1.1 के पर। कौन से वे क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने होंगे उनको करने वाले हैं। तो चलिए, तो प्यारे साथियों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें से ही बता दूं मैं जो कौन सा इंपॉर्टेंट है, आने योग्य है। इसमें से एक तो ऑप्शन नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शन नंबर वी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थात पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर वी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आ सकता है। तो चलिए इन दोनों में से करते हैं, और निशान लगा लीजिए पहले क्वेश्चन का, तीसरा और 5वां, ठीक है। इनको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 3825 को मैं लिख लेता हूं, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। सबसे पहले देखो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं बता दूं, अगर आपको विभाज्यता के नियम भी याद होने चाहिए, जिससे आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि इसमें कौन सी संख्या का भाग। अब देखो लास्ट में 25 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग तो अवश्य जाएगा। तो चलिए 5 का भाग देकर देखते हैं। 5 का 5 आता, सॉरी
5 सता 35, कितना बच गया 3 बच गया, फिर 2 5 का 30, फिर 2 बच गया, 5 5 25, फिर वापस किसका भाग जाएगा 5 का, जब तक लास्ट में 5 आता जाएगा 5 का भाग जाता जाएगा। 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 2 बच गया 5 5 25, 1 बच गया 5 3 15। अब देखो 153 आ गया। अब लास्ट में 3 आ गया, इसका मतलब 5 का भाग तो नहीं आया। चलिए 3 का देखिए देखते हैं भाई। 3 का भाग दिया 3 5 15, 3 एकम 3, चलो 3 का भाग चला गया। वापस 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 2 बच गया 1 3 7 21। अब 17 एक है भाज्य संख्या और हम जानते हैं 17 में तो सिर्फ 17 का भाग ही जाएगा। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या आते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, और इसी तरीके से आपको करके आना है। ठीक है, आई होप कि बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे साथियों, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट करते हैं वी वाला ऑप्शन। इसमें देखो लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब है 29 आ रहा है। ठीक है, 29 देखो किसके बारे में नहीं आ रहा है, तो किसका भाग जाएगा सबसे पहले आपको 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 10 17 का भाग देके देखते हैं। चलो इसमें 17 का भाग जा रहा है। तो देखिए 17 चौके 68, कितना बच गया 6, कितना बच गया 6, और 17 चौके 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बच गया देखिए 7429 में 17 का भाग देते हैं। 17 चौके 68, कितना बच गया 6 बच गया, 2 उतारा, 17 तिया 51, कितना बच गया 11 बच गया, और 17 7 1 मिनट रुकना, 17 7 कितना होता है 119, तो कितना आ गया 437 आ गया। 17 का भाग दिया 437 आ गया। फिर हमें पता चला कि 17 का भाग तो अब आगे नहीं जा रहा है। तो देखिए अब 17 का भाग चला गया, इसका मतलब अभी इससे छोटी संख्या का भाग तो नहीं जाएगा, इससे बड़ी संख्या का ही भाग जाएगा। तो 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 19 है। तो 19 का भाग देके देखते हैं। 19 का भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, कितना गया बच गया 5, 57 आ गया, 19 दिया 57। अब देखो 23 में तो सिर्फ 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरीके से आपको हल करना है प्यारे साथियों। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट बनने वाला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एच इंटू एलसीएम दिया गया, इसकी जांच कीजिए। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आने का थोड़ा बहुत तो चांस इसका भी बनता है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया थोड़ा बता दूं आपको। जैसे कि 26 और 91 लेते हैं, 26 और 91 का हम क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। चलिए एक करके दिखा लेते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का एक कर देते हैं ताकि हमारे मन में नहीं रहे कि शायद ये आ जाता, तो आने के चांस तो बहुत कम है इसके, लेकिन चलिए एक में कोई टाइम नहीं लगेगा। और आपको भी 26 और 91 को हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर जांच करनी है किससे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 26 और 91 का क्या ज्ञात करो एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड भी करना होगा। 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 के अंदर तो किसका भाग जाएगा 13 के अंदर तो 13 का ही भाग जाएगा। तो कितना आ गया 2 × 13। फिर 91 का भाग 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जा रहा है इसका, देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 7 या 21 13 आ गया। फिर 13 का 13 में ही भाग जाएगा, 13 एकम 13, तो कितना आ गया 7 × 13। अब देखो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13, और जो कॉमन भी हो तो सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब बात करें कि एलसीएम, तो अब आप कहोगे कि सर एलसीएम तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालना आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा
N1 इंटू N2 के बराबर होगा। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ दिया गया है, तो एचसीएफ को इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो N1 और N2 संख्या कौन सी है, 26 और 91, 26 और 91 अपोन में एचसीएफ कितना आया 13, 13 का भाग देंगे 13 7 91, 7 को इससे गुणा करेंगे 7 छिके 42, 4 आ गया, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18, 182 आ जाता है। इसका देखो एलसीएम कितना आता है 182, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको हटा के, एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया, एलसीएम 182 आ गया, एचसीएफ 13 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसने दिया गया है, देखना इसने क्या दिया गया है, इसने कहा है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए ज्ञात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या अर्थात N1 इंटू N2 का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो N1 और N2 कितना है, N1 का मान 26 है ये रहा, और N2 कितना है 91, बराबर एचसीएफ कितना आया 13 इंटू एलसीएम कितना आया 182 आया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो और देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं नहीं। तो चलिए इसका गुणा करेंगे, तो एक को करेंगे 26 और 9 यहाँ से आएगा 2366, और इसको भी इससे गुणा कर देना 13 दूनी 26 और 13 18, और यहाँ से भी देख लो 2366। इसका मतलब दोनों संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर दोनों संख्या बराबर आ रही है इसका मतलब हमने एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही ज्ञात किया है। प्यारे साथी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर एग्जामिनर का दिमाग चूक जाए तो दे भी सकता है, इसके लिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी भी शंका करना ढेर सारा नुकसान हो सकता है। तो प्यारे साथियों अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो सेम इसी प्रकार का था जो हमने किया था, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल पक्का आना है, साइड तक 12, 15 और 21 वाला आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये वाला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा सवाल है, निशान लगा लेना, इस पे जितनी बार वेरी लगाओ उतना ही कम है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ दिया गया है, दो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ तो इस बार हमें दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है प्यारे साथियों, एचसीएफ दिया गया है कि दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ है 306 और 657 का एचसीएफ 9, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों दो संख्याएं कौन सी है, देखो दोनों में इक्वल पाएगी, हमेशा याद रखना 306 657, 306 657 दोनों संख्या इक्वल पाएगी, अर्थात दोनों संख्याएं कौन सी है 306 और 657 है। मान लो ये N1 है और ये N2 है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार की केस में आपको क्या करना होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल N1 इंटू N2 किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। जिस चीज को ज्ञात करना होता है उसको वहीं रखा करो। हमें एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम को तो हिलाना मत, लेकिन एचसीएफ नहीं, क्या एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ गुणा में तो इधर भेजेंगे तो भाग में। अब देखो बराबर में एलसीएम इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक बात है। N1 इंटू N2 दोनों संख्या कौन सी है 306 इंटू 657, बटे में एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ 9 दिया गया है। देखो 9 का भाग देते हैं, किसमें देते हैं, इसमें दिया 9 दिया 27, 9 चौके 36, कितना आ गया 34 इंटू 657। इसको गुणा करो, चलो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
वापिस से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। बस इसी में से बस ओनली 4 या 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से मैंने आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं वो और 2 उदाहरण बताए हैं, बस मात्र 6 उदाहरण है ये इंपॉर्टेंट, इसके अलावा मत करना। इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी अदर टाइम बच जाता है तो उनको हल कर लीजिएगा, अन्यथा आपके पास कम टाइम है तो इनको ही हल कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे, जरूर आएंगे, विश्वास रखना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। इसने कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको हल करते हैं। चलिए इसने कहा है कोई खेल का मैदान है, क्या है, कोई खेल का मैदान है इसे, और यहाँ पे क्या खड़े हैं, एक तो सोनिया खड़ी हुई है और एक रवि खड़ा हुआ है, ठीक है। इसी मैदान पर सोनिया और रवि इस बिंदु पर खड़े हुए हैं, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, अगर ये मान लो सोनिया है और ये रवि है, ये रवि है, ठीक है। अब इस सोनिया को अगर इसका एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगती हैं, और रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। तो मैं लिख लेता हूँ दोनों को कितना मिनट लगता है, फिर क्वेश्चन को करते हैं। सोनिया को एक चक्कर में लगने वाला समय कितना है, इसने दिया गया है कि 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट, 12 मिनट लगती है। और देखो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसी वर्त का एक चक्कर है, ठीक है। कोई खेल का मैदान है जो वर्ताकार है, दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। अगर सोनिया वापस यहाँ तक आती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, लेकिन जैसे ही रवि आता है तो उसको 12 मिनट में वो रवि यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसने कहा है आगे क्या कहा है देखना, इसने आगे कहा है कि 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये पूछा है कि वापिस देखो इसी स्थान पर कितने समय बाद वे मिलेंगे। ये तो 18 मिनट में चलता है, ये तो 18 मिनट में पहुंची, तो कितने समय बाद मिलेंगे उनको ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों आपको इस प्रकार के केस में कुछ नहीं करना होता है, जो दोनों का समय दिया होता है, एक तो 18 मिनट और एक 12 मिनट। अगर आप उनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हो, क्या ज्ञात कर लेते हो, एलसीएम। अगर आप उनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हो तो वही आपका क्या होगा, दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, उसका समय आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो चलिए इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से 2 गुणा 3 आ जाएगा। और 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, पहले एलसीएम से पहले HCF ज्ञात करना पड़ेगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन, तो 3 है और एक 2 है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हम जानते हैं N1 × N2 अपॉन HCF, ठीक है प्यारे साथियों। ये हम बार बार कर चुके हैं तो आप भी सीख चुके होंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि HCF इधर होता था, HCF को इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। N1 और N2 दो संख्या कौन सी है, 18 और 12। HCF कितना आ गया, 6 तिया 18, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों एक स्थान पर ही मिलेंगे। 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक है। 36 मिनट बाद देख लेना क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखिए रवि 12-12 मिनट में चक्कर काट रहा है, तो 12-12 के 3 चक्कर काटेगा तो यहाँ पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही 2 चक्कर काटेगी
तो वो रवि 3 चक्कर काट चुका होगा। तो ठीक है, इस बिंदु में आने पर उनको 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ ये 3 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके 2 उदाहरण भी थे, मैंने दोनों को सोल्यूशन कराया। और 1.2 है उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आने का चांस है, वहां से बनते हैं। तो वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चलिए उनको देखते हैं। तो प्यारे साथियों एक्सरसाइज 1.2 ये रही। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले इसके भी 1 या 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट आपको उदाहरण दे देता है, तो हमें एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे साथियों हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला उदाहरण इंपॉर्टेंट है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं कि √3 एक अप्रिमेय संख्या। तो प्यारे साथियों हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए अब हमें √3 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? इसने सिद्ध क्या करना है? अप्रिमेय संख्या, लेकिन हम अपनी मर्जी से मानेंगे कि नहीं नहीं √3 क्या है? एक प्रिमेय संख्या है। और अगर हम लास्ट में हमारा डेरिवेशन सही आ जाता है जब तो हम कह देंगे कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर हमारा डेरिवेशन सही नहीं आता है तो हम लास्ट में कथन को गलत करके लिख देंगे कि ये क्या है? अप्रिमेय संख्या है। तो चलिए करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या है वो प्रीमेय संख्या किसके रूप की होती है? आपको पता है P/Q के रूप की होती है, जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होते हैं। क्योंकि प्रीमेय संख्या की परिभाषा ही क्या होती है कि प्रीमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप की होती है, और जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होने चाहिए। और जहां क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो चलिए ये बात इस पर लागू करते हैं। P/Q लिख दो चाहिए, अर्थात A/B लिख दो, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए अगर √3 एक प्रीमेय संख्या है तो हमें पता होगा कि ये A/B के बराबर होगी, क्योंकि प्रीमेय संख्या तो क्या होती है? A/B होती है। तो ये √3 के बराबर भी होगी। ये किसके बराबर होगी? √3 के बराबर होगी। तो यहाँ से A बराबर B को इसके, ये B भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, A = B इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके गुणा में हो जाएगा। तो B × √3। अब देखो इसका दोनों ओर हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिख देना। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और किसी भी √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, तो 3 आएगा। 3 आगे लिख देता हूँ, 3B²। ये आ गया A² बराबर आ गया 3B²। अब देखिए प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों अब यहां से देखिए कि अब इसका मतलब क्या होता है? ये 3 गुणा में इधर भेजूंगा तो एक बार देखो, 3 को गुणा में इधर भेजूंगा तो भाग में, ये क्या आ गया? A²/3। इसके बटा में 3 है, इसका मतलब A² है वो क्या है? A² किससे? A² 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। विभाजित का मतलब भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने क्या सिद्ध किया कि A²/3। अगर A² 3 से विभाजित है, अर्थात A में 3 का भाग जा सकता है, तो 3 भी A से क्या होगा? विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखो A भी किससे होगा? 3 से विभाज्य होगा। A भी 3 से विभाज्य। अगर ये भी A से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा कि A क्या है? अगर देखो 2 संख्या से A विभाज्य, इसका मतलब A के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 या 1 से ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात 1 से ज़्यादा गुणनखंड होने का मतलब A है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, अर्थात अभाज्य संख्या नहीं है। A क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ए स्क्वायर 3 से विभाजित, 3 भी ए से विभाजित होगा, अर्थात ए की यहाँ पे दो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ए अभाज्य संख्या तो नहीं है, क्योंकि दो गुणनखंड निकल के आ गए, इसका मतलब अभाज्य संख्या तो नहीं है। इसी तरीके से हम बी स्क्वायर को भी देख सकते हैं। बी स्क्वायर को देखिए, अब ये 3 को वापस किसके गुणा में भेज दो, और ए स्क्वायर की जगह मान लो कि मैं कोई पूर्णांक लिख देता हूँ, 3c लिख दो ए की जगह, तो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3c स्क्वायर आएगा, 3c स्क्वायर आएगा। अब देखो c स्क्वायर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और ये b स्क्वायर गुणा में तो इधर, ये क्या हो जाएगा, इधर आके भाग में, और ये b स्क्वायर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, यहाँ पे 1 बचेगा। इसका मतलब 3 भी b से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य है। इसका कहने का मतलब कि अगर b के भी दो गुणनखंड होंगे, b के भी क्या होंगे, दो गुणनखंड होगा, इसका मतलब a और b क्या है, a और b अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने तो स्टार्ट में कहा था कि a और b क्या है, पूर्णांक है, जो कि है जो p और क्या होती है, वो अभाज्य संख्या होती है, p अपॉन q के रूप की अभाज्य संख्या होती है। अर्थात हम जानते हैं कि a और b क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं, ये तो a और b क्या है, भाज्य संख्या है। हमने सिद्ध किया है, क्योंकि a के दो दो गुणनखंड है, इसके मतलब ये तो भाज्य संख्या है। इसका मतलब हमने जो कथन माना था वो हमारा कथन गलत साबित हुआ है, और हम कह देंगे कि हमारा मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। अंत क्या है, √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए, इसी तरीके से √3 हो चाहे √5 हो चाहे √7 हो, सभी इसी तरीके से सिद्ध करे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से √3 वाला एक इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से एक समझ लेना। ठीक है, एक √3 वाला आएगा और एक कौन सा आएगा वो बता देता हूँ मैं। चलिए अब देखिए, एक तो ये √3 वाला देख लिया, अब आगे देखते हैं। एक ये वाला उदाहरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 - √3, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो संख्या वाला आ गया। इसकी जगह आप ये मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि इसकी तरह इस जैसा आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। कहने का मतलब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन 2 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक्सरसाइज 1.2 में इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 3 का 1 नंबर और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। बस इतने सवाल करने हैं आपको, सिर्फ इतने सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 1 और 2, बस इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। चलिए, ये तो एक तरह की जैसी हैं, इनको तो आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको सिद्ध करना सिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो प्यारे साथियों, हमें सिद्ध करना है 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, तो आपको हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका उल्टा मानकर चलना है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमें उसका उल्टा मानना है, इसने अपरिमेय ज्ञात करने को कहा है, तो हमने कहा मान लिया ये तो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं ये a/b के रूप की होगी, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप की होगी, a/b के रूप की होगी, अर्थात इसके बराबर भी होगी, 3 + 2 √5 के बराबर होगी। अब देखिए, ये प्लस का 3 है, वो इधर आएगा तो माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का। अब इसका लघुत्तम लीजिए, 3 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 यहाँ से, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, b। ठीक है, लघुत्तम आ गया b, 1 का भाग b में दिया, b को 3 से गुणा किया, 3b, माइनस है तो माइनस, a का a बराबर, इधर क्या आ गया, 2 √5। अब देखिए, ये 2 भी क्या है, गुणा में, इसको भी इधर भेज देते हैं, ये आ गया। अब एक बात बताइए,
इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, चलिए एक आगे लाइन अच्छी सी लिख देते हैं, 3b माइनस ए बटे 2b बराबर √5। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब आप ये बताइए इक्वेशन नंबर 1 से कि √5 क्या है। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि √5 तो क्या है, √5 एक क्या है, √5 एक अप्रिमेय संख्या है। कैसे पता चला, हम तो सिद्ध कर भी चुके हैं √5 अर्थात √ में वे संख्या जिसका पूरा मान नहीं निकलता है अप्रिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम इसको तो अच्छी तरीके से जान चुके हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं कि √ में 3 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन अब आप ये बताओ ये क्या प्रीमिय संख्या है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो a/b के रूप की है, a/b के रूप की है। a का मान क्या होता है, a का मान यहाँ पे 3b माइनस a है और b का मान 2b है, अर्थात ये तो a/b के रूप की है अर्थात प्रीमिय संख्या है। ये क्या है, प्रीमिय संख्या। एक बात बताओ मुझे, आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या बराबर हो सकती है क्या कभी। मैंने यहाँ पे बराबर का निशान लगाया, इसका मतलब प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या कभी भी बराबर नहीं। एक साइड तो अप्रीमिय आ गई, एक साइड प्रीमिय संख्या आ गई। इसका मतलब हमारा मानना गलत साबित हुआ, हमारा मानना गलत साबित हुआ। कैसे साबित हुआ गलत, क्योंकि दोनों ओर अगर अप्रीमिय आ जाती तो हम कह सकते थे कि ये प्रीमिय संख्या, लेकिन एक साइड अप्रीमिय आ गई एक साइड प्रीमिय आ गई। इसका मतलब 3 + 2 √5 एक क्या है, अप्रीमिय संख्या है। ओके प्यारे साथियों, आई होप कि आपको अच्छे से सारे सवाल समझ में आए होंगे और जितने भी सवाल बताए हैं मात्र 45 से 50 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो के अलावा आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में अलग से देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, इसके अंदर हमने उदाहरण को भी सॉल्यूशन किया है, क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन किया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा है प्यारे साथियों इसके अंदर। तो देखिए आपकी बिल्कुल तैयारी कम है तो आपको मैं हर एक वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनको हल भी कराऊंगा। तो प्यारे साथियों डरना मत, इनको आपको ज़रूर देखनी इन मैराथन क्लासों को, क्योंकि आप इनको अच्छे से देख लेते हैं, उनको हल भी कर लेते हैं तो आप यकीन मानना आप अच्छे अंकों से पास न होकर बड़े मेरिट में आ सकते हैं। तो देखिए अब आपके हाथ में फैसला है कि अब आप क्या चाहते हैं। आपके पास ये अंतिम दिन बची हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ पढ़ लेना प्यारे साथियों, वरना तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि यही वो दिन है जिसके बाद हम जैसे ही रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपसे मम्मी पापा से पूछेंगे कि आपका बच्चा कक्षा 10 में था, आपके बच्चे का रिजल्ट कैसे रहा, तो आपको उस समय नाड़ को नीचे नहीं करना पड़े। तो प्यारे साथी उसके लिए आपको पढ़ना होगा और दिल थाम के अच्छे से प्रयास करते रहना होगा। और आपके साथ अपना साथी अंकित वर्मा आपको हर समस्या में मिलेगा, हर एक समस्या का सॉल्यूशन करने में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो फिर आपको किस बात की चिंता। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे क्या क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ गए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि फटाफट आप है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन क्लासेज ले सकें और आप अच्छे से अपना मैथ भी सीख चुके। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।